दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल यूट्यूब के चैनल भारत लिंक पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से लगभग 15-20 साल पहले की बात है, जब मैंने पत्रकारिता शुरू की तो उस टाइम मैं रोहतक के एरिया को देखा करता। रोहतक में पत्रकारिता किया करता, जो कि हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है। तो उसमें एक बार एक एसपी महोदय का ट्रांसफ़र हो गया और दूसरे एसपी महोदय ने आगे चार्ज संभाल लिया। तो उन्होंने आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने डीपीआरओ साहब को बोला, तो डीपीआरओ साहब ने सभी पत्रकारों को इनविटेशन भेज दिया और उनमें से मैं भी था, तो मेरे को भी इनविटेशन मिला, तो मैं चला गया वहाँ पर। तो एसपी साहब ने अपनी सारी प्लानिंग बताई कि अभी मैंने यहाँ का चार्ज संभाला है और मैं ऐसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे क्राइम कंट्रोल करूँगा, जिनकी जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करूँगा और लोग बेहिचक मेरे पास आ सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, मैं उन सब का समाधान करूँगा। हमें बड़ा अच्छा लगा दोस्तों। तो जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो उन्होंने पूछा सभी पत्रकारों से कि किसी का कोई सवाल है? तो मैं खड़ा हो गया दोस्तों। तो मैंने कहा कि सर यहाँ पर रोहतक के अंदर उस फला जगह के ऊपर बांग्लादेशी मुसलमान आए हुए हैं और वो सैकड़ों की संख्या में हैं और वो लोग हर चौराहे के ऊपर और हर गलियों में, दिन में तो उनकी महिलाएं हैं वो भीख मांगती हैं और रात में उन्हीं बांग्लादेशियों के परिवारों में से जो लड़के हैं वो क्राइम करते हैं, चोरी करते हैं, छीना झपटी करते हैं और इस तरह की वारदातों में शामिल होते हैं। तो दोस्तों मेरे ये सुनते ही एसपी साहब को पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, रोहतक में ऐसी कोई वो नहीं है और आपके जो है वो गलत कैलकुलेशन है और आप गलत पॉइंट आउट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, मामला एक एसपी साहब का था, ज़िले के जो पुलिस के इंचार्ज होते हैं। मैं चुप हो गया। तो काफ़ी टाइम के बाद एक रोहतक के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पुलिस की और उन्होंने कोई केस सॉर्ट आउट किया था। तो उसमें उन्होंने बताया कि हमने इन पैसे पकड़ा, ये किया, वो किया। तो लास्ट में फिर उन्होंने कहा कि किसी का कोई सवाल है? तो मैं फिर खड़ा हो गया। तो मैंने कहा कि सर आप ये जो आपने इनको रोका है, इनको इनकी तलाशी ली, इनके पास से हथियार मिले, आपने इंटरोगेशन किया, तो आपने इन केसों का खुलासा किया, लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल के ऊपर जितने भी यंग लड़के हैं, चाहे वो सिंगल हों या डबल हों, अगर आप हर एक को रोक के उनकी तलाशी ले लें, शारीरिक फिजिकल अगर आप उनकी तलाशी ले लें, तो शायद काफ़ी ऐसे यंग मिलेंगे, उनमें से आपको कम से कम 5-10% तो ज़रूर मिलेंगे जिनके पास छीना झपटी की हुई चैन मिलेगी या उनके पास हथियार मिलेंगे और आप उनको काबू कर सकते हैं और इस तरह क्राइम कंट्रोल हो सकता है कुछ हद तक। तो वो इंस्पेक्टर थे या पता नहीं डीएसपी साहब थे, तो वो एकदम भड़क गए। तो बोले हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या कि हमारे किसी की तलाशी लेते रहें? पता है कितना जाम हो जाएगा और कितना विरोध होगा जनता का इसके ऊपर। अब ठीक है सर, पुलिस का जब ये जवाब था तो मैं कर क्या सकता था, मैं फिर चुप हो गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद दोस्तों मैंने कुछ समय के लिए पत्रकारिता छोड़ दी और मैं गुड़गांव के अंदर पीजी शुरू कर दिया मैंने। तो वहाँ पर स्टाफ था, मेरे पास 15-20 आदमियों का स्टाफ था। तो उनमें से कुछ ये झाड़ू पोछा लगाने वाली महिलाएं भी थी। तो वो आई, मैंने उनको नौकरी दे दी। हर एक के आधार कार्ड वगैरह मैंने अपने एक वर्कर को बोल दिया जो सुपरवाइजर था कि इन सब के आधार कार्ड या राशन कार्ड या जो भी आइडेंटिटी कार्ड इनके कलेक्ट करो और पुलिस में जाकर इनकी वेरिफिकेशन करवा दो। तो उन्होंने उनके आधार कार्ड ले लिए और जाके पुलिस वेरिफिकेशन वो गया, 1-2 घंटे में उसको स्टैंप लगा दी पुलिस ने, वो आ गया। तो मैंने पूछा कि वेरिफिकेशन होगी? तो उन्होंने कहा हाँ जी होगी, ये पुलिस की स्टैंप है। तो मैं ठीक है कोई बात नहीं, रख दो, पुलिस ने कर ली होगी, इंक्वायरी कर ली होगी। तो एक बार 1-2 दिन के बाद दोस्तों उसमें से एक महिला थी ना, वो सफाई कर रही थी। तो मैंने वैसे ही, क्योंकि मेरी एक स्टाफ थी, तो मैंने पूछ लिया उससे पारिवारिक माहौल के बारे में कि आपके परिवार में कौन कौन है। तो उसने कहा कि जी मेरी 2 लड़की हैं और 1 लड़का है, जबकि हकीकत में उसकी 2 लड़के थे, उसके 1 लड़की थी और वो जो बता रही थी 2 लड़की और 1 लड़का। तो मेरे साथ है कि मेरे दोस्त थे जो वहाँ पीजी चला रहे थे, वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा
कि ये इसका उल्टा है जो ये बोल रही है माँ। मतलब बोले ये कह रही है कि 2 लड़की हैं जबकि इसके 2 लड़के हैं, तो फिर माँ ये ऐसे क्यों बोल रही है? बोले ये इनकी लैंग्वेज ही ऐसी है। तो मेरे को थोड़ा हाथ दोस्तों झटका सा लगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में लड़के को लड़का ही कहा जाता है, लड़के को यानी बॉयज़ को गर्ल्स के रूप में नहीं बोला जाता। और मैंने लगभग पूरे देश को घूमा है, पूरे देश में मैं गया हूँ, तो पूरे देश में यही है कि मेल को मेल की तरह बोला जाता है और फीमेल को फीमेल की तरह। तो मैंने इससे पूछा कि ये तो फिर हमारे देश की तो लैंग्वेज नहीं है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये बांग्लादेशी हैं। तो फिर माँ बांग्लादेशी यहाँ कैसे आ रहे हैं? और ये तो अपने आप को इंडियन बता रहे हैं, बांग्लादेश के इनके पास आधार कार्ड हैं। बोले बांग्लादेश के अंदर नहीं, इसमें पश्चिमी बंगाल के अंदर जो उनके पास कार्ड थे, आधार कार्ड थे, वो पश्चिमी बंगाल के थे। तो उन्होंने कहा कि पश्चिमी बंगाल के अंदर ऐसे ऐसे फर्जी आइडेंटिटी कार्ड आराम से बन जाते हैं और ये लोग बांग्लादेश से आ जाते हैं और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वो इनके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह बना देती है। तो ये तो दोस्तों मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी। तो मैंने पुलिस में कांटेक्ट किया, यानी मैं खुद गया वहाँ पर, माँ जी ऐसे मेरे उसमें ये है और आधार कार्ड है उनके पश्चिम बंगाल के और वो हैं बांग्लादेशी। तो दोस्तों पुलिस वालों ने कहा कि भाई साहब आप जाओ ना, हमारे पास और भी कोई काम है या नहीं है? अब हम बांग्लादेश में जाएंगे या पश्चिम बंगाल में जाएंगे उनकी वेरिफिकेशन के लिए? ठीक है दोस्तों, क्या कर सकता था? पुलिस के तीसरी बार जवाब था तो कोई बात नहीं, मैं चुप हो गया, क्योंकि हो सकता है पुलिस की कुछ मजबूरियाँ हों, फोर्स नहीं हो या 100 तरह की चीज़ें। तो दोस्तों मैं आज एक किसी, खैर वो तो पीजी का जो मामला था वो कोरोना टाइम में मेरे पीजी बंद हो गए तो वो मामला ख़त्म कर दिया था और फिर मैं वापस से पत्रकारिता की लाइन में आ गया था और फिर दोबारा पत्रकारिता शुरू करने लग गया था। तो आज दोस्तों मैं एक आर्टिकल देख रहा था किसी देश के सबसे रेपुटेड अखबारों में से, न्यूज़पेपर में से एक की। तो उसमें नू के ऊपर जो हिंसा है उसके अंदर पुलिस की जांच पड़ताल की एक रिपोर्ट सामने आई है। तो वो रिपोर्ट दोस्तों मैं शेयर करना चाहूँगा आपके सामने। और वो रिपोर्ट ये है कि मैं पढ़ के सुनाता हूँ थोड़ी सी, कि हरियाणा में नौ हिंसा को लेकर की जा रही जांच में धीरे धीरे परतें खुल रही हैं और इस हिंसा के दौरान जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हैं वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हैं और ये म्यांमार से आए हुए अवैध रूप से रहने वाले अप्रवासी हैं। तो इसमें दोस्तों अब लॉ एजेंसियों ने इनकी फर्जी आईडी वेरिफिकेशन की जो सिफारिश की है कि इनकी जो भी आईडी है उनकी वेरिफिकेशन की जाए और इन लोगों का हाथ दिल्ली दंगों में भी मिला है। और अब अगली ये है कि ये लोग जो म्यांमार से आए हुए हैं और बांग्लादेश से आए हुए हैं, ये वहाँ पहाड़ियों में, इन्होंने अरावली की पहाड़ियों में अपना ठिकाना बना रखा है और कुछ अवैध जमीन के ऊपर भी इन्होंने अपनी झुग्गी झोपड़ी बना रखी है और ये लोग वहाँ रहने के लिए अपनी महिलाओं का शोषण तक करवाते हैं और गुंडों की जो गैंग होते हैं, इनके जो युवक हैं वो गुंडों की गैंग के अंदर भी सम्मिलित हैं। और चिंताजनक जो बात है उसमें ये है कि ये लोग इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहते हैं और अब नू पुलिस ने बड़े पैमानों पर इन आरोपियों का और इन अपराधियों का और इन रोहिंग्या मुसलमानों का और बांग्लादेशियों का पता लगाने के लिए 24 घंटे ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है। और इतना ही नहीं, अब हरियाणा पुलिस ने या खुफिया अधिकारियों ने ये मांग की है कि अब इन लोगों को यहाँ से हटाकर और फतेहाबाद में शिफ्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों ये है खुफिया विभाग की और नू पुलिस की जांच की रिपोर्ट। तो अब दोस्तों सवाल ये है कि जिस समस्या के ऊपर मैंने आज से 15-20 साल पहले उंगली उठाई थी और एक जिले के पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी को जगह बताई थी और उनके काम करने के तरीकों को बताया था, तो क्यों नहीं उस टाइम पुलिस ने उस चीज़ के ऊपर इंक्वायरी की और क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन लिया? अब ये सवाल है। और अगर इस तरह की हरकतों को उसी टाइम यानी आज से 20 साल पहले रोक दिया जाता और पुलिस अलर्ट हो जाती,
तो शायद नो के अंदर आज इतनी बड़ी हिंसा नहीं होती। क्यों? क्योंकि आज ये बांग्लादेशी घुसपैठिए और ये रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार से आए हुए हैं, ये पूरे देश के अंदर फैले हुए हैं और आज ये हमारे देश के लिए लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं ये लोग। तो अब ये सवाल आता है कि नो हिंसा में भी पुलिस ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, जब उन लोगों के पास इनपुट थे, जब वो पूरे देश में फैल चुके थे और खासकर गुड़गांव और मेवात में इतनी बड़ी संख्या में ये लोग रह रहे हैं और बहुत टाइम से रह रहे हैं और क्राइम के अंदर ये पहले से शामिल हैं और जहाँ भी दंगे होते हैं वहीं पर इन लोगों की स्लिपता नजर आती है, पाई जाती है। तो फिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? तो दोस्तों इसके 4 कारण हैं, 4 कारण। सबसे पहला कारण है कमजोर इच्छा शक्ति। दूसरा कारण है पुलिस के पास फोर्स की कमी। तीसरा कारण है पुलिस की फाइनेंशियल जरूरत है और चौथा कारण है दोस्तों राजनीतिक दबाव। अगर हम इन चारों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करें तो सबसे पहले आती है कमजोर इच्छा शक्ति। तो कमजोर इच्छा शक्ति इसलिए है दोस्तों कि आज क्राइम रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा क्राइम फैल चुका है कि पुलिस के पास इतनी इच्छा शक्ति ही नहीं रही कि हर कॉल के ऊपर, हर FIR के ऊपर या शिकायत के ऊपर वो हर जगह दौड़ी दौड़ी जाए। तो इसलिए पुलिस ने एक ये अपना तरीका बना लिया है, मोडस ऑपरेंडी बना लिया है कि उसके ऊपर कार्रवाई ही मत करो। अर्थात वही बात है कि उनकी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है ऐसे अपराधों के ऊपर काम करने की। दूसरा, अगर वो इच्छा शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाएं भी तो आज उनके पास फोर्स की कमी है दोस्तों। फोर्स की कमी ये है कि पुलिस के पास जितने ज़रूरत का स्टाफ होना चाहिए, जितनी ज़रूरत की फोर्स होनी चाहिए, वो नहीं है और रेगुलर पुलिस के कर्मचारी, रेगुलर पुलिस के जवान नहीं है पुलिस के पास। और अगर वो हैं, वर्तमान सरकार ने अगर उनको दिए हैं तो ऐसी पोस्ट के युवा दिए हैं जिनको हरियाणा में सबसे कमज़ोर नौकरी माना जाता था, अर्थात होमगार्ड। होमगार्ड के जवानों को पुलिस में दे दिया है। तो होमगार्ड के जवान जो पुलिस के जवान थे, जो अपराधियों से लड़ते रहते थे और जो ट्रेंड हुआ करते, उनकी तरह न तो ये ट्रेंड है और न ये लोग इस तरह के अपराधियों के पीछे भागेंगे। तो फिर क्या होगा? तो फिर इस तरह की घटनाएं दोस्तों होंगी ही होंगी। तीसरा कारण फाइनेंशियल ज़रूरत। तो फाइनेंशियल ज़रूरत का दोस्तों मैं एक वो बताता हूँ कि जब भी कोई क्राइम होता है ना, खासकर कोई मर्डर का होता है, तो एक IO की अपॉइंटमेंट होती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की। वो जब किसी भी केस की जांच पड़ताल करता है तो उसको कहीं न कहीं भागना पड़ता है, उनके ठिकानों का पता चलता है तो वहाँ जाना पड़ता है। अपराधियों का हो सकता है वो आउट ऑफ स्टेट भी उसको जाना पड़े, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी जाना पड़े, तो इसके अंदर पैसे लगते हैं और वो IO ये सारा जो खर्चा है वो अपनी जेब से वहन करता है। और जब पूरा केस सॉल्व होता है या नहीं होता या उसकी वो जांच रिपोर्ट पेश करता है, तब वो बिल बना के देता है और उसमें से भी पता नहीं किसी का IO का बिल 6 महीने में पास होता है, किसी का साल में पास होता है, किसी का 3 महीने में पास होता है। तो तब तक वो अपनी जेब से ही खर्चा करता है। तो एक IO जिसकी लिमिटेड सैलरी है वो इतना अपनी जेब से खर्चा कैसे करेगा और क्यों करेगा? इसके लिए ये एक ऐसा बड़ा कारण है कि IO जो भी होता है या जो भी पुलिस का अधिकारी होता है, वो कोई भी क्राइम होती है तो वो उसको टाल मटोल करता है। और चौथा और जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो है राजनीतिक दबाव। राजनीतिक दबाव का मामला ये है कि ये इस तरह के लोग जब भी आते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, गुड़गांव हो, मेवात हो, दिल्ली हो, तो जिस भी एरिया में बसते हैं वहाँ के जो कॉरपोरेटर होते हैं ना, इनकी वोट बनाने के लिए वो, ताकि ये उनकी अपनी खुद की वोट हो जाए, इनके आइडेंटिटी कार्ड फर्जी तरीके से बनवा देते हैं, राशन कार्ड फर्जी तरीके से बनवाते हैं, वोटर कार्ड फर्जी तरीके से बनवाते हैं। और कॉरपोरेटर होने के नाते वो ये लिख के देते हैं। मैंने एक केस देखा था, दिल्ली का ही एक बार मीडिया में आया था कि एक कॉरपोरेटर ने एक बांग्लादेशी मुसलमान का कार्ड बनाने के लिए ये लिख के दे दिया कि ये परिवार 50 साल से रहता है और मैं खुद 50 साल से इसके परिवार को जानता हूँ।
जबकि हकीकत में उस कॉरपोरेटर की जो एज थी वो 40 साल की थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, एक 40 साल का आदमी जो ये लिख के दे रहा है कि मैं इसके परिवार को 50 साल से जानता हूँ, तो फिर क्या होगा? क्या ऐसे लोग क्या करेंगे? और ये जो कॉरपोरेटर हैं फिर ये उन वोटों को अपने विधायकों को, पार्टी के नेताओं को दिलवाते हैं। तो फिर ये बात आ जाती है राजनीति की, और जब पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो ये लोग अपने उसी कॉरपोरेटर के पास जाते हैं, क्योंकि ये उनके वोटर होते हैं, और कॉरपोरेटर जाता है विधायक के पास या मंत्री के पास या अपने नेता के पास। तो फिर वही बात आ जाती है कि दबाव में पुलिस पीछे हट जाती है। ये ऐसे कारण हैं दोस्तों कि बार बार इस तरह के लोग हरियाणा के अंदर फैलते जा रहे हैं और क्राइम बढ़ता जा रहा है, और पुलिस चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका कारण होता है दोस्तों ऐसे अपराध के बढ़ने का, या उसका कारण होता है प्रदेश के मुखिया की कार्यशैली। जब 9 में हिंसा हुई थी दोस्तों, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी का ये बयान आया था कि हम प्रदेश के हर नागरिक की रक्षा नहीं कर सकते। ये इससे बड़ा कमजोर इच्छा शक्ति का और क्या उदाहरण हो सकता है दोस्तों? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीट है और लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या है। हरियाणा के साथ लगता हुआ यूपी है। यूपी में 404 सीट हैं दोस्तों और 21 करोड़ जनसंख्या है। और आज मोदी वहाँ पर योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और उस प्रदेश में जहाँ पर बहुतायत में या कम से कम 35-40% जहाँ मुसलमान होते हैं और जहाँ दंगे होते रहते हैं, और जो सपा के राज में जिनके हौसले इतने बुलंद हो गए थे आके वो हिंदुओं को कुछ नहीं समझा करते, आए दिन दंगे हुआ करते। न सिर्फ वो दंगे रोके बल्कि खुल के ये कहा कि अगर किसी ने गैर कानूनी काम करने की कोशिश की तो 6 फीट जमीन में गाड़ दूंगा। ये होती है दोस्तों सुदृढ़ इच्छा शक्ति। और यूपी के साथ लगता हुआ है एक हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय ये कह रहे हैं कि हम किसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारे पास फोर्स नहीं है। जबकि योगी आदित्यनाथ किसी मिलिट्री के जनरल नहीं है, वो भी एक मुख्यमंत्री हैं, लोकतंत्र में चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। तो क्या यहाँ की जो पब्लिक है उसको भेड़ बकरियों की तरह अपराधियों के सामने सौंप दिया गया है? कुछ ऐसा ही लगता है दोस्तों, क्योंकि आज पता है कि हर विधायक के चारों तरफ अपराधियों का बोलबाला है, और वे अपराधी पुलिस के ऊपर हावी हैं और विधायक और मंत्रियों के ऊपर हावी हैं, और सरकार में काफ़ी कुछ अपना रोल रखते हैं। और एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने कभी पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ा हो, और जो 20-20, 25-25 हज़ार रुपये की नौकरियों पर युवाओं को लगा रहा है, और जो परमानेंट पुलिस फोर्स की है जो दूसरी नौकरी उनको ख़त्म कर रहा हो ताकि ज़्यादा तनख्वाह ना देनी पड़े, ऐसा एक मुख्यमंत्री कैसे उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो सकती है कि वो अपराधों को रोक देगा? जब इच्छा शक्ति ही खत्म हो चुकी है, तो आज 9 कांड हुआ है, कल को मेवात में और कांड होंगे, फिर गुड़गांव में होंगे, फिर फरीदाबाद में होंगे, फिर दूसरे एरिया में होंगे। तो दोस्तों ये बढ़ते जाएंगे, तो इसके लिए कौन रोकेगा उन्हें? तो अगर रोकने की अगर किसी की ताकत है तो दोस्तों वो है हरियाणा की जनता की। और वो हरियाणा की जनता जो उन्हें रोक सकती है तो वोट से रोक सकती है, नहीं तो आज एक छोटी सी चीज देखिए कि जो एक हिंदू हृदय सम्राट हुए हैं हमारे आज के टाइम में, उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी हिंदुओं की ठेकेदारी से, और आज जिनके राज में ये कहते हैं कि वो हैं तो सब कुछ मुमकिन है, और आज वो हिंदुओं को छोड़कर पसमानदा मुसलमानों की वोट पाने के लिए उनके दरबार में राग दरबारी गा रहे हैं और भरतनाट्यम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्यों नहीं वे लोग हमारे ऊपर हावी होंगे? ये एक सवाल है दोस्तों। तो क्या
हम ऐसे ही मरते कटते रहेंगे? क्या देश के अंदर या प्रदेश के अंदर ऐसे ही माहौल रहेगा, ऐसे ही दंगे होते रहेंगे? तो दोस्तों, जब तक के कमजोर इच्छा शक्ति वाले मुख्यमंत्री होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी समुदाय से हों, अगर उनमें शांति लाने की या कार्य करने की या पुलिस फोर्स को आदेश देने की इच्छा शक्ति ही नहीं होगी, तो आम जनता तो दोस्तों ऐसे ही मरेगी ही मरेगी। आज नूह में मरी है, कल को कहीं और मरेगी। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने तो ये कह दिया है कि हम किसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं लेते। अगर अब बारी है इस देश की जनता की, अगर इस देश की जनता को अपनी सुरक्षा करनी है, तो किसी ऐसे नेता को लाना होगा, योगी जैसे नेता को लाना होगा, जो ये कह के अपराधियों को आंख में आंख डाल के ये कह के कि 6 फुट जमीन में गाड़ देंगे। लेकिन हरियाणा में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, किसी भी पार्टी में दिखाई नहीं दे रहा। मैं किसी एक पार्टी के ऊपर उंगली नहीं कर रहा हूँ, मैं हर पार्टी के ऊपर उंगली कर रहा हूँ, हर पॉलिटिशियन के ऊपर उंगली कर रहा हूँ, हर नेता के ऊपर उंगली कर रहा हूँ, जो पहले तो अपने प्रदेश की जनता की, अपनी कम्युनिटी की गारंटी लेते हैं, उनके ठेकेदार बनते हैं, और जैसे ही सत्ता मिलती है सबसे पहले वो दूसरे समुदाय के हो जाते हैं और ये कहते हैं हम तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं या पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और अपराधियों को संरक्षण देते हैं वो लोग। तो ऐसे में जनता क्या करे? तो दोस्तों, जनता को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा इन लोगों को, और ऐसा नेता लाना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसी पार्टी लानी पड़ेगी जो जनता की सुरक्षा कर सके, जो जनता को ऐसे अपराधियों से बचा सके, और जो इन अवैध घुसपैठियों को इस देश से बाहर कर सके। लेकिन क्या लगता है कि किसी पार्टी में, किसी समुदाय में या किसी उसमें ऐसा कोई नेता है? ऐसा नेता नहीं लग रहा है। तो फिर क्या हो? तो फिर ये होगा कि वोट की ताकत इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो हर नेता को आंखों में आंखें डाल के ये कहे कि आपको हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी, आपको हमारे बच्चों को नौकरी देनी पड़ेगी, आपको हमारे बच्चों का करियर बनाना पड़ेगा, तब हम वोट देंगे, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। और अगर ऐसा कोई नेता, किसी भी पार्टी का कोई नेता नहीं कर सकता ऐसा, तो उसे बाहर का रास्ता दिखाइए उसको, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, उसको बाहर का रास्ता दिखाइए, राजनीति से उखाड़ फेंकिए, उसको स्पष्ट शब्दों में बोलिए, उसको समझाइए स्पष्ट शब्दों में। सिर्फ एक शेर उसको समझाइए दोस्तों कि तू है हर जाई तो अपने भी ये हाल सही, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो और सही, वो भी नहीं तो कोई और सही। हाँ दोस्तों, अगर ऐसा नेता तब तक नहीं मिलता तब तक वोट मत दीजिए, उनको सत्ता से दूर रखिए, उनको बाहर रखिए, और ऐसे लोगों को लेके आइए जो जनता की सुरक्षा कर सकें, जो हमारे बच्चों को नौकरी दे सकें, जो हमारे बच्चों को फ्यूचर सुरक्षित कर सकें, और इस देश से हमारे युवाओं को पलायन ना करना पड़े। ऐसे लोगों को लेकर आइए दोस्तों। लेकिन वर्तमान समय में ऐसे कोई भी नेता किसी भी पार्टी में दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, एक छोटा सा शेर है बहुत पुराना कि सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये हमारे देश की पॉलिटिक्स है दोस्तों, हमारे देश के ये जाहिल नेता हैं जो हमें मूर्ख बना रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे अपने देश से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे से खिलवाड़ कर रहे हैं। सबक सिखाइए दोस्तों ऐसे नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसको बाहर का रास्ता दिखाइए, और ऐसे आदमी को वोट दीजिए जो गारंटी दे सके कि मैं आपके बच्चों को रोजगार दूंगा, मैं आपको सुरक्षा दूंगा। किसी ऐसे को नहीं जो ये कह दे कि हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है, हम किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं किसी एक विशेष व्यक्ति पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। क्यों? क्योंकि सत्ता मिलते ही हर नेता ऐसा ही हो जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। इसलिए जवाब दे ही तय कीजिए अपने वोट की ताकत से, जवाब मांगिए उन नेताओं से कि अगर आप हमारी सुरक्षा नहीं दे सकते, हमारे बच्चों को
रोजगार नहीं दे सकते और ऐसे लोगों को देश से बाहर नहीं फेंक सकते, तो क्यों हैं आप राजनीति में? क्यों हम आपको वोट दें? क्या हम अपने बच्चों को मरवाने के लिए वोट दें आपको? सुरक्षा नहीं तो वोट भी नहीं, रोजगार नहीं तो वोट भी नहीं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। जरा एक बार दोस्तों, एक बार अपनी वोट की ताकत को तो दिखाइए। ये नेता अगर घुटनों के बल ना आ जाएं तो हमें कह देना। दोस्तों सुधरिए, अब भी टाइम है, नहीं तो इन नेताओं के, इन लुटेरे नेताओं के चक्कर में आकर न अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद मत करिए। इन वोट के भूखे नेताओं को, जो पहले हमारी ठेकेदारी उठाते हैं और फिर उसके बाद फिर भरतनाट्यम और कहीं करते हैं, राग दरबारी और कहीं गाते हैं, क्या वो हमारे लिए करेंगे कुछ? उन्हें सिर्फ वोट चाहिए और दुनिया को ये दिखाना उन लोगों को, देखो हम इतने ताकतवर हैं कि हमें पूरे देश के हर समुदाय से वोट मिलते हैं और आज हमारे से बढ़कर कोई नहीं है। ऐसे लोगों को दोस्तों बाहर का रास्ता दिखाइए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का। जो रोजगार दे उसको वोट दें, जो सुरक्षा दे उसको वोट दें। बस दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी फैसला आपके हाथ में है। आपके भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है और उस भविष्य को वोट की ताकत से मजबूत बनाइए दोस्तों। बस इतना ही दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं इसी तरह के मुद्दों को, इसी तरह की समस्याओं को आपके सामने लाता रहूँगा। मैं दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, किसी भी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। बस अगर कोई कमी है तो मैं उसको उठाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, किसी भी समुदाय से संबंधित हो या और कोई हो। दोस्तों बस इतना ही। आपने मेरे को टाइम दिया, मेरा चैनल देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।